आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, प्राइम डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय राजन। शाम के 7 बज चुके हैं और एक बार फिर मैं गर्मा गर्म सियासी चर्चा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। जाहिर सी बात है, हर दिन हम किसी न किसी सियासी मुद्दे पर एक बेहतरीन पैनल के साथ अगले 1 घंटे तक चर्चा करते हैं। दोस्तों, दरअसल आज दिन भर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान को लेकर गहमागहमी बनी रही। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 102 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। जहां जहां चुनाव हुए उनमें तमिलनाडु, उत्तराखंड, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर की सारी सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावे उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 5, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर भी मतदान संपन्न हो चुका है। जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पूरे देश में औसतन 70% से ज़्यादा मतदान की सूचना है। वहीं अगर 70% मतदान वाले राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, पौंडीचेरी, आसाम में देखने को मिल रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ औसतन अभी तक जो आंकड़े आए हैं 60% से ज़्यादा मतदान की सूचना है। हालांकि अंतिम आंकड़ा आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किस राज्य में कितने फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया। दोस्तों, आज हुए मतदान में नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, संजीव बालियान सरीखे 9 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 2019 में यानी पिछले चुनाव की बात की जाए तो इस पहले चरण के 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 40 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 15, डीएमके को 24, बीएसपी को 3, समाजवादी पार्टी सीपीआई, सीपीआईएम को 2-2 सीटें, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी को 1-1 सीटें हासिल हुई थीं। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल और मणिपुर के छिटपुट हिंसक वारदातों की बात छोड़ दी जाए तो मतदान पूरे देश में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। मतदान के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिले। कहीं दुल्हन के साथ दूल्हे राजा मतदान करने पहुंचे। भारी तादाद में अल्पसंख्यक पुरुष, महिला, खासकर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के रामपुर की बात की जाए, नगीना की बात की जाए, सहारनपुर जैसे लोकसभा सीटों पर देखने को मिले। दोस्तों, आज हम पड़े वोट प्रतिशत और रुझानों को लेकर एक बेहतरीन पैनल के साथ चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, कुछ सियासी बयान भी हम सुनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारे पास आएगा वो बयान हम आप तक सुनाएंगे, क्योंकि पहले चरण के मतदान को लेकर के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अलग अलग बयान भी दिए हैं। सब ने दावा किया है कि उनको पहले चरण में बेहतर परिणाम हासिल होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, चूँकि मतदान और भारी तादाद में तैनात सुरक्षा बलों को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी बेहतर व्यवस्था दी कि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। जाहिर सी बात है, चूँकि गर्मी का मौसम भी था, फिर भी मतदाताओं का भारी तादाद में घरों से निकलना यह साबित करता है कि प्राइम टीवी ने जो अपील की थी उसका असर लोगों पर निश्चित तौर पर पड़ा है और लोगों ने अपने मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल किया है। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सहारनपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, बिजनौर की तस्वीर दिखा रहे हैं, नगीना की बात की जाए, रामपुर की बात की जाए, कराना की बात की जाए, मुरादाबाद और पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जहां पर आज मतदान हुआ। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। हालांकि दिन भर प्राइम टीवी ने आपको सुबह 7 बजे से लगातार हर अपडेट दिखाया है, लेकिन एक बार फिर हम फ्लैशबैक में चल रहे हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं में रुझान रहा। जो सूचना मिल रही है कि अभी भी लोग कतारों में हैं, चूँकि 6 बजे शाम तक मतदान संपन्न कराने का समय होता है, लेकिन जो लोग पंक्तियों में आ जाते हैं मतदान करने के लिए, उनको इजाज़त दी जाती है कि वो अपना मतदान कर सकें। यानी कुल मिलाकर अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग रंग लोकतंत्र के इस महापर्व में देखने को मिला।
तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि अब लोकतंत्र के महापर्व का आगाज आज हो चुका है, पहले चरण का मतदान हो चुका है। चलिए सुन लेते हैं कुछ बयान। हमारे सहयोगियों ने यह बयान आपके लिए तैयार कर लिया है, तो मैं चाहूंगा कि वो बयान चलाया जाए। ये कांग्रेस का पाप है, यही सपा बसपा का पाप है। इन लोगों ने हमारे आराध्य को भी अपने स्वयं का प्रमाण देने के लिए कहा कि राम हुए ही नहीं, और आज जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का कार्य हो गया, अब ये कहते हैं राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये आपकी ताकत है जो इनके स्वर बदल गए हैं। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। तो देखा आपने किस तरह से बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है। जाहिर सी बात है, चुनाव के वक्त सारे सियासी दल ये कोशिश करते हैं कि जनाधार को अपने पक्ष में किया जाए। उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप हर मंच से हर चुनाव में देखने को मिलता है। इस बार भी वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोगों में एक उत्साह, एक जोश, एक उमंग साफ तौर पर लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर देखने को मिला। हर सियासी दल अपने पूरे दमखम के साथ इस आम सभा के चुनावी मैदान में, या कह सकते हैं कि जो सियासी संग्राम में, उसमें डटा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में अगले 6 चरणों में शेष सीटों पर मतदान होना है। देश के अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि तमिलनाडु की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए या आसाम की बात की जाए, तो यहाँ सारी सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। शेष राज्यों की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के 6, अरुणाचल के 2, बिहार के 4, छत्तीसगढ़ के 1, जम्मू कश्मीर के 1, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अंडमान निकोबार की 1-1 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। पश्चिम बंगाल में छिटपुट घटना, हिंसक घटनाएं देखने को मिली। मणिपुर से भी कुछ हिंसक वारदात की सूचनाएं आई, लेकिन अमूमन पूरे देश में मतदान काफ़ी संपन्न रहा, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सबसे पहले बात कर लें उत्तर प्रदेश की, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग दिन भर इस बात पर चर्चा करते रहे कि रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि मौलाना मोहिबुल्लाह को लेकर एक तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के जो आजम खान के समर्थक थे वो संभवतः मोहिबुल्लाह से नाराज़ थे। इस तरह के तमाम फैक्टर हैं, पीलीभीत, बिजनौर, कैराना। चलिए अब हम अपने चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सुनील त्रिपाठी जी का। वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिन भर ये भी आज मतदान के सियासी घमासान में नज़र टिकाए बैठे थे। इनसे हम विश्लेषण लेने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र सिंह जी का हम स्वागत करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कपिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप जी। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे सुनील जी से। सुनील जी, चूँकि विश्लेषण चाहेंगे, बहुत गर्मी थी, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि मतदाता घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जो अपील हुई अलग अलग मंचों से, अलग अलग सियासी दलों के प्रमुखों ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही ट्वीट कर दिया हो, योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपील की और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ये अपील की ट्वीट करके, इसका असर दिखा है। लेकिन जब मत प्रतिशत ज़्यादा जाता है या कम होता है तो उसका विश्लेषण हम चाहते हैं कि किसको फ़ायदा या नफ़ा नुकसान होता दिखता है। देखिए संजय जी, आज पूरा दिन लोग घरों से निकल करके अपने अपने मत केंद्रों पर जा करके मतदान किए। अब देश की जनता काफ़ी जागरूक हो रही है। जो नए मतदाता बने हैं उनमें मैंने उत्साह विशेष देखा। शायद कितने लाखों ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पहली बार वोट किया होगा और उनका रुझान भी किसके साथ रहा, कहाँ रहा, तो कोई नहीं जान सकता कि मत उनका पेटीएम बंद हो चुका है जी। लेकिन जिस तरह से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रकृति अपना ताप दिखा रही थी और मतदाता हमारा अपना ताप दिखा रहा था, इतने ताप के बावजूद भी जिस तरह से मतदान हुआ है
वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं अपने देश के मतदाताओं से फिर एक बार आग्रह करता हूं कि हर चुनाव में वोटिंग के दिन आप घर से निकल करके जरूर वोट दें, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये भारत देश के भविष्य का चुनाव है। कौन सरकार आती है, देश के लिए क्या करती है। भाजपा अपना दावा कर रही है, कपीश जी की पार्टी अपना दावा कर रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं 8 सीटें हमारी ही हैं। चलिए इस पर तो खैर हम लोग चर्चा अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रुझान दिखाई पड़ा है वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ संजय जी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हम लोग हाशिए समझ रहे थे, लेकिन वो चीज़ इस चुनाव में 8 सीटों में दिखाई नहीं पड़ी है। समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रतिद्वंदी के रूप में प्रखरता से पश्चिम में तो विशेष रूप दिखाई पड़ी है। और इस चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में घटित नहीं हुई है। नहीं तो आपने भी देखा होगा कि कहीं गोलियां चलती थी, कहीं लाठियां चलती थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना की जाए तो कम है, क्योंकि कोई अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है। जी जी राघवेंद्र जी, भाई तस्वीरें अलग अलग आपने भी देखी होंगी, आप लोगों की भी निगाहें टिकी होंगी। आज जो 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, क्या उम्मीदें हैं? दावा तो 400 पार का है आप लोगों का। देखिए, हम लोग जो है पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि देश में 350 से अधिक सीटें हमें मिलेंगी, तो परिणाम वही आया, उससे 300-350 से अधिक सीटें हमें मिली। इस बार हम लोगों ने देश में 400 से अधिक और उत्तर प्रदेश में संपूर्ण 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। देखिएगा परिणाम इसी के आसपास आएगा। अपवाद हो सकता है, 80 में 2-4 सीटें हम लूज कर सकते हैं, या 400 में कुछ बढ़ सकती हैं, कुछ घट सकती हैं, ये तो आकलन होता है, लेकिन हम लोगों का आकलन लगभग सटीक रहता है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट और केंद्र में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य पर नजर रखें तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, तीनों नाराज नजर आई। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने व्यस्तता के बावजूद उत्तर प्रदेश में 5 या 6 जनसभाएं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगभग 35 जनसभाएं की। हमारे स्टार प्रचारकों ने तमाम जनसभाएं की। ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें हम लोगों की बड़ी जनसभा ना हो चुकी हो। समाजवादी पार्टी कांग्रेस कहाँ है? ये जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी है, इन लोगों ने एक जनसभा करके, एक पत्रकार वार्ता करके अपनी कार्यशैली कर ली। वास्तविकता ये है कि ये सिर्फ दिखा रहे हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि चुनाव से आज की तारीख में ये लोकसभा चुनाव ये संपूर्ण वक्त समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की पूरी तरह हार चुका है। ये रसपदायगी से कर रहे हैं कि नजर आए हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। वास्तविकता यही है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के कितने लोकसभा सीटें हैं? 3 सांसद है। कांग्रेस के कितने सांसद है? ये लोग अमेठी और रायबरेली तक को चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में है। अमेठी में प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी चली जाती है राज्यसभा में राजस्थान से। और वास्तविकता ये है एनडीए गठबंधन जिसका ये लोग बार बार नाम ले रहे हैं। अभी देखिए 5 राज्यों का चुनाव हुआ, कहीं एनडीए गठबंधन नजर आया? अखिलेश जी ने भर भर के कांग्रेस को गाली दी, मरा हुआ सांप और चालू पार्टी और ना जाने किन किन परिभाषाओं से वो बताया इनको। इसी प्रकार से जिस प्रकार से चुनाव का घोषणा पत्र आया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुत आपके मायावती हो या कोई भी जितने भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, वो सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग घोषणा पत्र जारी हो रहा है, तब भी एनडीए गठबंधन है। अगर आप एनडीए गठबंधन को देख लीजिए, हमारे चाहे कोई भी चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव रहा हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव रहा हो, हम लोग ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार के कम विधायक होने के बावजूद हम लोगों ने उनको बार बार उत्तर बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। देखिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन देश और प्रदेश में जो विकास के हम लोगों ने नए नए आयाम स्थापित किए हैं, सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए हैं, हम लोगों ने बड़े पैमाने पर जो काम किया हुआ है उसको लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश और देश में चुनाव में गए। हमें अपेक्षा है
उत्तर प्रदेश में संपूर्ण 80 लोकसभा से और देश में 400 लोकसभा जीतने का लक्ष्य को लेकर के हम लोग निकले। ठीक है। निश्चित रूप से इसी के आसपास हमारी सीटें मिलेंगी। ठीक है राघवेंद्र जी, जरा कपिश जी को भी पहले चर्चा में शामिल कर लें। कपिश जी, सुना भारतीय जनता पार्टी का क्या दावा है और आपके ऊपर क्या आरोप है इंडिया गठबंधन को लेकर के? आज जो मतदान हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन को क्या कुछ नज़र आ रहा है? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे अलग से, इंडिया गठबंधन की बात अलग से। कपिश जी की आवाज बढ़ाई जाए। मेरी आवाज आ रही? जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार एनडीए 150 से नीचे रहने वाली, ये 400 हार वाली पार्टी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा कह रहा है, अपने काम पर बातें ही नहीं करते। एक भी जनसभा उठा लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी की, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा चिकित्सा क्यों इतनी महंगी हो गई उस पर ये बात करने के लिए तैयार नहीं। गंगा जी का पाठ नहीं साफ हुआ, इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं, मंत्रालय साफ हो। 150 स्मार्ट सिटी संजय बाबू कहाँ बनी है ये हमें नहीं पता है, हमारे सिंह साहब से बता देंगे कि कहाँ बनी हुई है। बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चल रही है और कहाँ की पटरी बिछ गई, ये भी इनसे पूछ लीजिएगा। और बनारस तो बन गया कि नहीं बन गया, ये भी इनसे पूछना पड़ेगा। तो हमारे लेकिन जो 5वीं इकॉनमी बनाए थे उसकी तो पोल ही खोल दी है। एक और कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने जो है वो गरीबी रेखा से उठा लिया, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम भूखमरी से बचाने के लिए 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। दो में से कोई एक ही बात सही हो सकती। और 5वीं इकॉनमी अगर आपने बना लिया तो 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों पुरानी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं? कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, इनके वित्त मंत्री कह रहे हैं। क्यों सेना नहीं रख पा रहे हैं? क्यों 4 साल के लिए अग्निवीर रख रहे हैं? क्यों अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप 5वीं इकॉनमी हो? इससे बढ़िया तो हम जब हम बहुत पहले 10वीं 20वीं रहे होंगे तभी हमारी इकॉनमी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि संस्थागत चीजें पब्लिक सेक्टर बनी, उसमें तमाम लोगों को नौकरियां मिली, रिटायर होने पे पेंशन मिला, वेलफेयर स्कीम मिली, तो हमारे लिए तो वही बेहतर है। और आपके लिए इस समय पैसा नहीं, हमारे पास उस समय कितना पैसा था कि हम IIT भी बना रहे थे, IIM भी बना रहे थे, हम MNR भी बना रहे थे, हम इसरो भी बैठा रहे थे, हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी बना रहे थे, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भी स्थापित कर रहे थे, हम एम्स भी बना रहे थे, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बना रहे थे, हम CHC भी बना रहे थे, हम PSC भी बना रहे थे। तो हमको तो वही इकॉनमी चाहिए भाई, जहां हम इतनी तरक्की देश का करा रहे थे, जहां 5वीं पंचवर्षीय योजना ला रहे थे, जहां हम वेतन आयोग लेकर आते थे, महंगाई भी देते थे और वेतन आयोग का पैसा भी देते थे, जहां हम स्थायित्व का जीवन देते थे, जहां मुफ्त चिकित्सा देने की कोशिश करते थे, सस्ती शिक्षा और चिकित्सा पहुंचाते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब देगी। जवाब किस पर देगी? जो इस देश की जनता जिससे प्रभावित नहीं होती। जैसे आपने कश्मीर का 370(3) हटा लिया और 35 से, यानी विशेष दर्जा राज्य का आपने केवल छीन लिया, क्योंकि तब कश्मीर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं था, तो उनका आपने विशेष राज्य का दर्जा खा लिया। उससे उत्तर प्रदेश को क्या मिला? हमारे देश के नागरिकों को क्या मिला? 3 तलाक से हमारे देश के नागरिकों का क्या मिला? CAA से हमारे देश के नागरिकों को क्या मिला? और राम मंदिर आपका दिया नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की देन है। तो आपने दिया क्या? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा चिकित्सा इतनी महंगी कर दी कि गरीब से दूर हो जाए, गरीबों को बदुआ मजदूर, और आपने लाभार्थी पैदा करके विश्व गुरु बनाने के सपने को तोड़ दिया। आप अपलिफ्टमेंट उनका नहीं करना चाहते क्योंकि वो प्रश्न पूछना आपसे शुरू कर देंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के इतनी भारी मात्रा में वोट हुआ है। भारी मात्रा में वोट इस बात को बताता है कि सरकार बदलने के लिए
उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों की जनता 102 सीटों पे आज लगभग 55 से 60% के मतदान को उसने अंजाम दिया है। और इतनी भीषण गर्मी में, ठीक है कपिल जी, तो आप ये सोचिए कि क्या क्या होने जा रहा है। ठीक है, ये 150 पार नहीं हो पाएंगे और ये 400 हार होंगे, इस बात की मैं गारंटी आपको कहता हूं। और ये मोदी की गारंटी नहीं है, क्योंकि मोदी की गारंटी सब फेल हमने आपको बता दिया। इनसे संकल्प पत्र पूछ लीजिएगा, पहले चरण में आपके सहयोगी पूरा किया, 2019 का क्या पूरा किया। ठीक है कपिल जी, ये जवाब राघवेंद्र जी से हम ले लेंगे। जरा पहले चरण में आपके सहयोगी कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप जी को भी शामिल कर लें। प्रदीप जी, कपिल जी तो 150 से कम की बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और राघवेंद्र जी को भी आपने सुना कि 400 पार। संजय जी देखिए, साफ और स्पष्ट है, जब मतदान बढ़ा हुआ दिखता है तो निश्चित तौर पर वो सवाल सामने होते हैं। जब मतदाता सरकार से पूछ रहा होता है और सरकार के पास जवाब नहीं होता। सरकार मतदाता पूछ रहा था कि 20 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आपने 1.5 करोड़ रोजगार छीन लिया। आपने बुलेट ट्रेन का वादा किया और आम आदमी से उसकी अपनी ट्रेन छीन ली। उसका किराया इतना जाता है कि वो उस ट्रेन में बैठ नहीं सकता। उसका और महीने बाद डे वाइज उसका किराया बढ़ता और घटता है। आपने उससे उसकी अपनी ट्रेन छीन ली। आपने महिला सुरक्षा का वादा करके आपने जो है पूरी ताकत लगा दी ब्रजभूषण शरण सिंह जी को बचाने में, चिन्मयानंद को बचाने में, कुलदीप सेंगर को बचाने में, और बनारस की बेटियों के अपराधियों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी। आपने जो किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके उनसे उनकी आय 27 रुपए प्रतिदिन कर दी और 74,000 रुपए प्रति किसान का कर्जा कर दिया। आपने जो रोजगार इतना ही, आप चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति यह है कि चिकित्सा व्यवस्था में आज आम आदमी सरकारी अस्पताल में जा रहा तो जांचें इतनी महंगी कर दी कि जांच भी उससे बहुत कोसों दूर हो गई। तो इन सवालों के साथ इस देश का मतदाता मतदान करने गया और बढ़ा हुआ मतदान बताता है कि सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही। चुनाव में पहली बात तो यह है कि सरकार को अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था, लेकिन सरकार अगले जुमलों की तैयारी में पुराने जुमले भूलती जा रही है। देश पूछ रहा बुलेट ट्रेन कहाँ है हुजूर? आपने वादा किया था कि 17 जून तक उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। हम राजधानी जहां बैठे हैं अगल बगल की सारी सड़कें गड्ढा युक्त है। इन सवालों के जवाब कौन देगा? इन सवाल आपने किसानों का खर्च बढ़ा दिया, आय आमदनी कम कर दी, ये सवाल है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए मतदाता बैलेट पे पहुंचता है। और जब आपका इससे भी मन नहीं भरता ना, तो आप पहुंच जाते हैं जातियों के आधार पर गालियां देने। आप राजपूतों का अपमान करते हैं। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां राजपूतों के अपमान का बदला लेने के लिए वहां पंचायतें हो रही। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां जब देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी महिला खिलाड़ी जब सवाल खड़ा करती हैं आपके सांसद पर, तो आपने सांसद को संरक्षित करते हुए नजर आते हैं। इसलिए उसका भी जवाब का पंचायतें भी दे रही। और किसान जब सड़क पर उतरता है अपनी मांगों के लेकर, उनके रास्ते पे आप कांटे बिछा देते हैं, उन्हें अराजक कहते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं। इससे भी जब आपका पेट नहीं भरता तो उनके सीने पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं। और टेनी गुंडा गृहराज मंत्री टेनी महाराज का बेटा, आप उसको संरक्षित करते हुए नजर आते हैं। ये सवाल है। इन सवालों का जवाब इस देश की आवाम ढूंढ रही है और ढूंढते हुए बैलेट पेपर के पास पहुंच रही है और बटन दबा रही है। तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन की आंधी है, देश देख रहा है। जब आप प्रचंड बहुमत में थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 में से 5 सीटें विपक्ष के पास थी, 3 आपके पास थी महोदय। अब तो देश सवाल कर रहा है, कितनी होंगी अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, भाई जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, आरोप लगाने दीजिए। आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविकता ये है, लोकतंत्र में प्रमाण पत्र कौन प्रस्तुत करता है? लोकतंत्र में जनता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है। जनता का जो चुनाव होता है समय समय पर, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो उसके माध्यम से जनता प्रमाण पत्र देती रहती है। अब समाजवादी पार्टी जिनकी उत्तर प्रदेश में 3 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 0 पर है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रमाणित करेगा तो कहीं बहस पानी है। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाला राजनीतिक दल। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने सही कहा, रिपोर्ट कार्ड बताना चाहिए। देश में लगातार 60 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, कितना रिपोर्ट कार्ड दिया? उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कब रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया? भारतीय जनता पार्टी हमेशा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रही है। चाहे केंद्र की सरकार हो, पहले 6 महीने में हमने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया,
1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, फिर 4 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, उसके बाद हम लोगों ने 9 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में, देश की जनता के मुंह पे हम है। इसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार, हम लोगों ने योगी पार्ट 1 में 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, 7 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, 5 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, उसके बाद 6 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उसके बाद हम लोग आगे आने वाले समय में जनता के बीच में काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। मैं बात बताना चाहता हूँ, 2014 तक देश में कितने एयरपोर्ट थे? मात्र 74 एयरपोर्ट थे। आज की तारीख में हम लोगों ने 10 वर्षों में उस एयरपोर्टों की संख्या बढ़ाकर 150 एयरपोर्ट किए। हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई काम नहीं किया। देश में कितने शहरों में मेट्रो चला करते थे? मात्र 5 शहरों में मेट्रो चला करते थे। आज की तारीख में देश में 20 शहरों में मेट्रो चल रहे हैं और मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है, जिसमें 6 शहर उत्तर प्रदेश के शहर है। लेकिन देश में कितने मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे? 384 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में देश में 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। हम लोग के बिना काम किए हो गए हैं। 7 एम्स हुआ करते थे। आज की तारीख में राघवेंद्र जी एक दे रहा हूँ, ये लोगों ने जो तीर मारा है, 7 वर्षों तक देश में शासन किया है, समाजवादी पार्टी ने 2-4 जी अगर समय से तो मैं बता सकता हूँ, नहीं तो जैसा पता है। नहीं ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पहले चरण में ही बीजेपी का हवा एक तरह से निकल गई है, हवा निकल गई है। कमाल की बात है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2012 को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद से लेकर अखिलेश यादव कौन से चुनाव जीते हैं? 2014 का लोकसभा हारे, 2017 का विधानसभा हारे, 2019 का लोकसभा हारे, 2022 का विधानसभा हारे, उसके बाद 2 बार नगर निकाय हारे, 2 बार ग्राम पंचायत हारे, संकल्प पत्र बताइए कितना पूरा किया, क्या रिपोर्ट कार्ड दिया? 55 साल तक आप गायब रहे, हम उसके लिए पर नहीं आ रहे हैं। 2004 से 2014 गायब रहे, हम आपको कुछ नहीं सुना रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ, वर्तमान समय में आपकी सरकार है, आप इतना गिनाइए कि आपने क्या रिपोर्ट कार्ड पूरा किया, संकल्प पत्र में कितने वादे पूरे कर दिए जो जनता से जुड़े हुए थे। हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मान के चलिएगा उत्तर प्रदेश के 80 से लोग हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देश में 4 के आसपास लोकसभा सीटें जीतेंगे। हाँ, कपिल जी कुछ सवाल कर रहे थे, बोले। अरे कपिल जी बहुत बढ़िया व्यक्ति है भाई, कहाँ से कर पड़े? राघवेंद्र जी जरा सुन लीजिए कपिल जी क्या बोलना चाहते हैं, फिर जवाब दे दीजिएगा। हाँ कपिल जी। राघवेंद्र जी बहुत दिनों बाद हमारे सामने हैं और हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी आखिर अपने ही संकल्प पत्र पे वादा के बात क्यों नहीं करना चाहती? भाई आप क्यों भागना चाहते हैं? काम के रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करने से क्यों भाग रहे हैं? जब आपका 2 अभी कोरा ही रह गया तो तीसरा जुमला पत्र क्यों लाए? आपको तो लाना चाहिए था ना रिपोर्ट कार्ड कि साहब ये 20 करोड़ नौकरी है, जिसमें इतना गवर्नमेंट सेक्टर में दिया, इतना प्राइवेट सेक्टर में फला कंपनियों में दिया, इतने लोगों को चाय की स्टॉल खुलवा दी, इतने लोगों को पकौड़ी तलवा दिया, इतने लोगों को जूता साफ करवा दिया, इतने लोगों को धोबी की दुकान बनवा दी। तो ये सब आप नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब आप ही के समय में रोजगार में गिनती हो रही है। ये तो वैसे हजारों साल से चला आ रहा है, आदमी स्वरोजगार जिसको कहते हैं, लेकिन ये उसको अपने रोजगार में गिनते हैं कि हमने दिला दिया। तो ये तो हटप्रप करने वाली चीजें हैं, जनता इनका जवाब दे रही है। और हमारे मित्र से ये उम्मीद थी कि कम से कम बात करें जनता से जुड़े मुद्दों पर। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहते हैं, ये जितने भी मोदी जी प्रचार करने जा रहे हैं, जनसभाओं पे जा रहे हैं, डबल इंजन में से एक इंजन की तस्वीर क्यों नहीं है? क्या उनको योगी जी की तस्वीर अच्छी नहीं लग रही है? क्योंकि वो क्षत्रिय समाज से हैं, इसलिए क्षत्रिय समाज की पगड़ी उछलवा देंगे गुजरात में, और क्षत्रिय समाज जो है ठगा हुआ महसूस करेगा, जो आपको मुसलसल वोट देता हुआ चलाया है। अरे भाई, आप 2 हमारे बीच में क्षत्रिय बैठे हैं, आप कैसे अपने परिवार में जाके जवाब देंगे कि गुजरात में आप उछलवा देते हैं और यहाँ योगी जी की टोपी उछलवा दिए? योगी जी फोटो पर से गायब हो गए, बताइए मुख्यमंत्री, और वो भी बाबा मुख्यमंत्री, वो भी हमारे गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर, हम लोग के आदरणीय है, धर्मगुरु है।
आप उनकी तस्वीर खा जा रहे बड़ी हैं। हमदर्दी अरे ये है भाई। कैसी वो है आपसी आप लोगों की रंजिश, जिसमें आप एक इंजन ही डिरेल कर दे रहे हैं। क्या आपको योगी जी का चेहरा अच्छा नहीं लगता? अभी हमारे त्रिपाठी जी जो कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर, वो तो बेचारे योगी जी का चेहरा दिखा रहे थे, और योगी जी का चेहरा आपके पोस्टर पर से गायब है। आप ही नहीं मानते उनको। भाई हम नहीं मानते तो मान लीजिए विरोधी है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप उनका चेहरा गायब कर रहे हो, ये बड़ी बात है। हमारे कितना कहने से कम लगा दो। और दूसरी बात ये मैं पूछ रहा हूँ, लगातार बलात्कार बढ़ा है, पुलिस वाले बलात्कार कर रहे हैं, थाने के अंदर वादनी जा रही है, उसका कन्नौज के अंदर किया। बच्चियां जो है वो आत्महत्या कर रही हैं क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा जो है वो बेरोजगार आत्महत्या कर चुके हैं। क्या वो आपके लिए मायने नहीं रखता? 750 किसान आपने मरवा दिए बैठा करके, और आप सोच रहे हैं कि किसान आपको वोट दे रहा होगा। आपने एक और क्षत्रिय समाज की पगड़ी उछाली, तो दूसरी तरफ आपने दलित समाज को पेशाब का इंजेक्शन लगा दिया, और मध्य प्रदेश में बाकायदा सर पे पेशाब करा दिया। तो ये ऐसा सामाजिक विद्वेष क्यों कर रहे हैं आप? एक प्रदेश में दूसरी हरकत करते हैं, एक प्रदेश में दूसरी हरकत करते हैं। एक क्षत्रिय समाज के आपके मुख्यमंत्री का चेहरा ही आपने गायब कर दिया। तो आपके ही तो क्षत्रिय समाज के नेता कह रहे हैं कि आपको सबक सिखाएंगे, चाहे वो संगीत सोम हो या अन्य लोग हो। भाई संगीत सोम का बयान आज आ गया कि नहीं वो बीजेपी के साथी हैं, सब गिले शिकवे दूर हो गए। वो तो देखिए कहने वाली बात है, बयान जब देना पड़ जाए किसी को, तो आप सोचिए 3 बार योगी जी जा करके, राजनाथ सिंह जी जा करके कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना, उनके जाने से क्या हुआ? क्या खापे जो है वो बैठना बंद कर दी? नहीं, नाराजगी तो है। लाइन लगा करके क्षत्रिय समाज ने इनके विरुद्ध वोट डाला है, उनको छला है इन लोगों ने। ठीक और है, आप उठा ये जब आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए, कपिल जी टिकट में भी उनको नहीं दिया। ठीक है कपिल जी, जब आप राघवेंद्र जी से लेंगे उसके पहले प्रदीप के पास चलते हैं, फिर सुनील जी के पास जाएंगे। प्रदीप जी, भाई आपके लिए जो राघवेंद्र जी ने बोला है कि अमेठी रायबरेली में आप प्रत्याशी नहीं तय कर पा रहे हो। अमेठी रायबरेली में नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई क्या? अभी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि हम 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, और ये सब बातें तो विपक्ष करता रहता है। सुन लीजिए महोदय, जब आप झूठ बोल रहे थे तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा पक्ष सुन लीजिए महोदय, मेरा पक्ष सुन लीजिए। झूठ बोलने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को है, आपको नहीं है। एक सम्राट चैनल पर बैठकर आपको झूठ नहीं बोलने देंगे हम। सुनिए मेरी बात, आप अहंकार से भरे मत रहिए, आप जनता की आवाज दबा देते हैं, विपक्ष को सदन में बोलने नहीं देते। राघवेंद्र भाई आपके पास आते हैं, पहले प्रदीप जी का सुन लीजिए, फिर आरोप का जवाब बैठकर आप विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते। आप जब 60 सालों का इतिहास बताते हैं तो हम बताते हैं आपको कि पेट्रोल हमने 60 सालों में 42 रुपए में किया, आपने 10 सालों में 100 रुपए कर दिया। हमने 60 सालों में सिलेंडर 400 रुपए में किया, आपने 10 सालों में उसे 1000 रुपए में कर दिया। आपने अरहर की दाल हमने 60 सालों में 42 रुपए तक पहुंचाई, आपने 10 साल में 120 रुपए तक पहुंचाई। ये विकास किया है आपने महोदय, ये विकास किया है। और जब आप ये बताते हो, जब एक सवाल इस देश का युवा पूछ रहा है कि आप 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था, आपने 1.5 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया। जब ये सवाल युवा करता है तो आप कहते हो पूछने दो, हमारी सरकार आ जाती है, हम पंचायत में जीत जाते हैं, हम प्रधानी जीत जाते हैं, हम ब्लॉक प्रमुखी जीत जाते हैं। ये सवाल युवा पूछ रहा है तो उसको पूछने दो। इतनी गंभीरता है आपके अंदर कि आप युवाओं के सवाल को खारिज कर दे रहे हो। अब महिला सुरक्षा के सवाल पर अगर हम ये कहते हैं कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षित करती नजर आती है तो आप कहते हो बेकार का सवाल है। हम कहते हैं कुलदीप सेंगर को आप संरक्षित करते नजर आते हो तो आप कहते हो बेकार का सवाल है। और जब हम ये कहते हैं कि आपकी सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हैं, आप कहते हो बेकार का सवाल है। जब हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय अपने ही ऊपर लगे मुकदमे वापस लेने की तरह से सिफारिश करते हैं, बल्कि वापस ले लेते हैं, आप कहते हो बेकार का सवाल है। आपके उप मुख्यमंत्री पर 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी के मुकदमे होते हैं, आप कहते हो बेकार का सवाल है। ये सवाल है महोदय, ये सवाल है। और निश्चित तौर पर अब जब किसान आपसे सवाल कर रहा होता है तो आप उसे अराजक कहते हो, आप उसे आतंकवादी करते हो। नौजवान सवाल कर रहा होता है तो उस पर लाठियां चलाते हो। इतना ही नहीं करते हो, आप जितनी भी वांट निकालते हो सारी की सारी वांट घोटालों की भेंट चढ़ा देते हो। नलकूप भर्ती घोटाला 1, पुलिस भर्ती घोटाला 2, नर्सिंग भर्ती घोटाला 3, लगातार
लगातार पेपर लीक से पेपर छपे रहते हैं और आपके पास कोई जवाब नहीं होता। तो निश्चित तौर पर ये बुनियादी सवाल है। इन बुनियादी सवालों पर देश का युवा वोट करने जा रहा है। आपके खोखले वादे, झूठे वादे देश के सामने हैं और झूठ बोलने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को है। हम किसी भी प्रवक्ता को सम्रान चैनल में बैठ के झूठ बोलने नहीं देंगे। ठीक है सुनील जी। जी भाई कपिश जी ने भी कुछ मुद्दे उठाए, जी, पूर्ववर्ती सरकारों की उपलब्धियां गिनाई। जी, जाहिर सी बात है प्रदीप जी का भी आरोप आपने सुना। जी जी। जनता मतदान करते समय क्या इन बातों का सरोकार रखती है, या मोदी की गारंटी चलती है, या इंडिया गठबंधन की ओर से लगाए जा रहे आरोप? संजय जी, जनता बिल्कुल सब समझती है और अब मीडिया और टेक्निकल युग इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग बचपन में आपने देखा होगा केवल एक दूरदर्शन हुआ करता था और लोग ट्रांजिस्टर बैठ करके समाचार सुनते थे बैठ के। जी। आज ये घटना होती नहीं है। जितनी देर घटना होती है बस 2-4 मिनट बाद सारी मीडिया में और फेसबुक से लेकर ट्विटर तक घटनाएं पहुंच जाती हैं। देश की जनता सब समझ रही है। मैं कपिश जी से कुछ बात पूछना चाह रहा हूं कि 3 तलाक का आपने बड़ा सम्मान साथ कहा, 3 तलाक से देश को क्या मिला? तो मैं बड़ा निवेदन साथ कहता हूं कि आप वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन जरा बहन बेटियों के बारे में सोचिए जिनके ऊपर 3 तलाक। पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा। 3 तलाक के आप पक्षधर हैं, लेकिन जो बहन बेटियां हमारी मुस्लिम भाइयों में हैं उनके ऊपर 3 तलाक से कितना जुल्म होता था ये वो बहन बेटियां ही जानती हैं। इसलिए 3 तलाक की आप चर्चा करके एक वर्ग को नाराज करने का प्रयास न कीजिए। और मेरा अपना ये मानना है कि 3 तलाक मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य किया, ये खत्म कराया कि जो शोषण हमारी बहन बेटियों को हो रहा था उस शोषण से कम हिम्मत तो हुई मुक्ति दिलाने की। दूसरी बात, नहीं आप जवाब इकट्ठे आप आराम जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, आपने शिक्षा उसकी चिकित्सा की। चिकित्सा में तो मैं हमेशा चैनल लोग कहता रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चिकित्सा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। और मैं एक चैनलों में जहां बैठता हूं, संजय जी, पीजीआई से लेकर के लोहिया मेडिकल कॉलेज में बिना सोर्स के एक भर्ती करा दीजिए। मैं पत्रकारिता संन्यास ले लूंगा, छोटी मोटी चीज नहीं है। राघवेंद्र जी आप भी बैठे हुए हैं। मैं खुद पीड़ित होता हूं जब मेडिकल कॉलेज किसी प्रिंसिपल फोन करना पड़ता है हमको, या वहां के ओएसडी फोन करना पड़ता है, सुनते हम लोग नहीं सुनते हैं, खाली एडमिट कराने के लिए। तो चिकित्सा व्यवस्था इतनी ध्वस्त है। और इसके मंत्री आपके ब्रजेश पाठक जी ने कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की है ये आप बता दीजिए हमको। पूरा स्वास्थ्य विभाग, एकदम स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ही खराब गया है, जनता त्रस्त है। शिक्षा और स्वास्थ्य जन सरोकार से जुड़ा हुआ सीधा होता है। संजय जी सही करा। अब आते हैं शिक्षा पे। शिक्षा देखिए नया सत्र शुरू हो गया है, कोई 20% बढ़ा रहा है फीस, कोई 15% फीस बढ़ा रहा है, और शिक्षा माफियाओं पर कोई सरकार अंकुश नहीं कर रही है। आप सोचिए कोरोना के दौर से मीडियम परिवार किस तरह से गुजर के आए हैं, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि मीडियम क्लास तो मर जा रहा। शिक्षा के पीछे बच्चों पढ़ाने में क्या उसकी स्थिति हो रही ये वही जान रहा है। तीसरी बात जो कश्मीर की आपने कही कपिश जी, 370, आज ये बता दीजिए कि जो वहां पत्थर फेंकने वाले लोग दिखाई पड़ते थे, आप मेरे भाई हो, मित्र हो, क्या अब आवाजें पत्थर फेंकने वालों को आ रही हैं? देखिए सरकार कुछ अच्छा भी करती है, कुछ बुरा भी करती है। ऐसा नहीं कि हर सरकार आती है अच्छे काम करती है। आप सरकार आई, भर्तियां हुई, अखिलेश जी ने भर्ती की। कपिश जी आप ही के पास आ रहे हैं। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि उन भर्तियों का आज भी रिकॉर्ड है। मैनपुरी, एटा, इटावा के विशेषकर यादों को रखा गया, जिसमें हाईकोर्ट को भी दखल करना पड़ा नियुक्तियों को लेकर के। क्या हमारे और लोग नहीं थे? जब सरकार आपकी आती है। अब हमें उत्तर देने का बिल्कुल दीजिए। चुप कपिश जी 2 सवालों पे आप जवाब देंगे, एक 3 तलाक और 370 को लेकर के जो सुनील जी ने आवाज उठाई है। हम सबसे पहले 3 तलाक के बात, हमारे मित्र जो है त्रिपाठी जी, एक बार 3 तलाक का कानून पढ़िए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप एडवोकेट हैं। अरे सुन लें, एक मिनट सुन लें, आप सुन। मैं एक अधिवक्ता हूँ, रोज उससे 2-4 होता है, और हमारे प्रदीप सिंह जी भी एक अधिवक्ता है, वो भी रोज 2-4 होते हैं। आपको उस कानून की जो सबसे बड़ी विफलता है वो बता दे रहे हैं। आपसे पूछेंगे 3 तलाक के कितने कानून पे केस रजिस्टर हुए, तो आप बता नहीं पाएंगे। अरे साहब, जब में आप शौहर को सजा करने की क्लाज ले आएंगे, उसमें आप मियां बीवी के रिश्ते को जोड़ते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। ये विभाजनकारी एक्ट आप लाए। और आप चलिए, मुस्लिम बहनों के बड़े खैरख्वाह थे साहब, हिंदू बहनों से इतनी नाराजगी क्यों है? तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पत्नी अकारण छोड़ रखी है,
ना तलाक देते हैं और ना ही जो है हर्जा खर्चा देते हैं, ना भरण पोषण देते हैं, और तनहा करके छोड़ दिए हैं, क्योंकि ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि कहीं चली जाए। उनके लिए भी कोई कानून आना चाहिए कि नहीं? क्या अगर कोई व्यक्ति डर के मारे कुछ आवाज नहीं उठा सकता है तो कपिल श्रीवास्तव उनकी आवाज नहीं बनेंगे? बिल्कुल बने। त्रिपाठी जी उनकी आवाज नहीं बिल्कुल बने, ये धर्म है हमारा आपका। अब मैं दूसरी, अरे भाई सुनिए, अब सुनिए, अभी पूरी बात आ जाएगी जी। अब 370 पे मैं आ रहा हूँ, 370 पे आ रहा हूँ। पहली बात, त्रिपाठी जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अभी नया आया हुआ है, पढ़ लीजिए, नया सीरीज, उसमें 370 नहीं हटाया गया, 370 3 हटाया गया, विशेष राज्य का दर्जा जी, और 35A वो आदेश हटाया गया है। क्योंकि अगर आप 370 हटा देंगे तो कश्मीर और जो बीच में पैक्ट हुआ था वो पैक्ट ही खत्म हो जाएगा। इसको प्रदीप सिंह जी बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग उसी को अपना गीता और कुरान मानते हैं, जिसको इस देश का संविधान कहते हैं जी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप विशेष राज्य का दर्जा छीन लें, वहां आप सबको जमीन खरीदने का अधिकार दे दें, 7 स्टेट में क्यों नहीं दे दिया, हिमाचल में क्यों नहीं दे दिया? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि 371 और 370 का डिफरेंस पढ़ लें, क्योंकि हम लोग तो इसी को पढ़ते आए, और उससे हमको क्या मिला, उत्तर प्रदेश को क्या मिला? अगर आपने उनसे विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, उनको आप बिजली सस्ता नहीं देंगे, आप उनको मुफ्त में चावल नहीं रिसीव कराएंगे, वहां और लोग भी जाके होटल बनाएंगे। कितने आपके रिश्तेदार गए हैं कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए? अरे जो कश्मीरी पंडित थे वो तो बेचारे बसे नहीं इनकी वजह से, ये उनको गारंटी नहीं करा पाए, मोदी की गारंटी फेल हो गई वहां। और आप पूछ रहे हैं वो ईटा पत्थर चलाने वाले लोग नहीं है। आप मुझे बताइए, ईटा पत्थर चलाने वालों पे से मुकदमा कौन उठा रहा था? जो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो उठा रही थी, और वो प्रेरणा दे रही थी चलाने के लिए। सेना के विरुद्ध FIR दर्ज किया जा रहा था। ये हकीकत भी है त्रिपाठी जी, इसको स्वीकार कीजिए। नहीं, बिल्कुल स्वीकार, लेकिन किसके कार्यकाल में हो रहा था ये तो बताएंगे आप। आपको निष्पक्षता रूप से लेकर के बैठे हुए हैं, जनता में आप निष्पक्ष रूप से जाते हैं, और आपने कुछ चीजें बड़ी निष्पक्षता से भी कही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं आपका कामाबाई पुलिस साहब जवाब दे रहा हूं। मैंने आपको कामाबाई पुलिस साहब अभी बता दूं, अभी यूपीएससी की परीक्षा हुई है। कपिल जी, सुनील जी का एक सवाल था, सुन लीजिए, उसमें 26 यादव परिवार के लड़के सक्सेसफुल हुए। IAS में 26 जो है वो यादव परिवार के हुए हैं। कह दीजिए कि भाई साहब गलत हुए हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा था कि 56 में 86 यादव की लिस्ट दिखा दीजिए, वो नहीं दिखा पाए। 56 में 86 यादव। और मैं ये कह रहा हूं कि इतने सालों से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, आपने अगर किसी ने गलत तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई पद वापस जी। कपिल जी, नेटवर्क कट रहा है। चलिए राघवेंद्र जी से जान लेते हैं। राघवेंद्र जी, सुनील जी ने भाई 2 आरोप आपके लिए भी लगाए थे, एक शिक्षा को लेकर के, एक स्वास्थ्य को लेकर के, कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गया है, और ये 2 ऐसे मामले हैं जो जन सरोकार से सीधा जुड़ा होता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, भोजन, ये ऐसी चीजें हैं जो जन सरोकार से सीधे जुड़ी है। हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। देखिए, पहली बात तो ये है, जो सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम करती रहती है। 2017 तक उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे? मात्र 15 मेडिकल कॉलेज थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, कहीं तो डॉक्टर कम है, कहीं तो ज्यादा है, अभी व्यवस्था बनाने में समय लगेगा, और लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था सुचारू रूप से आ रही है। 2014 तक देश में कितने विश्वविद्यालय थे? 450 विश्वविद्यालय थे। आज की तारीख में देश में 1100 विश्वविद्यालय है। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, इस दिशा में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये बताइए, अभी बेरोजगारी में चर्चा हो रही थी, कभी 2017 तक उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर क्या थी? उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी में 17.5% थी। CMI के आंकड़े थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी तो 3.5% है। हम लोगों ने कोई काम इस दिशा में नहीं किया है ना, तभी तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कम हुई है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर ऋण माफी का काम किया है, और 2017 तक कितनी सरकारी नौकरी आपने लगाई थी? लिखिए तो, सरकारी नौकरी में घपला घोटाला नहीं हो जाता है।
आपने मात्र 90,000 सरकारी नौकरी दी थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 5.5 लाख सरकारी नौकरी लगा चुके हैं। ये हम लोग देखिए इस दिशा में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा केंद्रीय योजना में अव्वल रहने वाला राज्य है। आज के समय में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेट्रो चलने वाला राज्य। आज की तारीख में 6 मेट्रो उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये लोगों ने लखनऊ में आधा मेट्रो चलवाया था। हवाई अड्डों का भी जिक्र कर दीजिए। हवाई अड्डे लंबे समय आज की तारीख में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है। हम लोग जो है 2017 तक 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे। आज की तारीख को उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का काम किया, बड़े पैमाने पर निःशुल्क बिजली फैलाने का काम किया, बड़े पैमाने पर निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया, बड़े पैमाने पर पानी का कनेक्शन देने का काम किया। प्रदीप जी, राघवेंद्र जी तमाम योजनाएं गिना रहे हैं। बड़े पैमाने पर किसान सम्मान निधि देने का काम किया, बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन कराने का काम किया। अरे मान्यवर भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय विषय को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में राघवेंद्र जी प्रदीप के पास हम चलेंगे। पहले चरण में जिस क्षेत्र में चुनाव हुआ है वहाँ किसानों का भी बड़ा मुद्दा रहा है। निश्चित रूप से रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान पूरे देश में रहते हैं। मैं खाली तौर से उत्तर प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूँ। ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गाना गाते हैं। 3-4 लोकसभा सीटों में किसान है क्या? अगर हमारी नीतियां खराब होती तो उत्तर प्रदेश का जो किसान समाज है 80% है उत्तर प्रदेश में। हमारे 5.5 दर्जन सांसद ऐसे ही आ जाते जी। अरे मान्यवर, आप लोग योजनाबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन आयोजित करते हैं। योगेंद्र यादव का बयान याद करिए। इसमें योगेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के मुखिया से कहा था, मैंने तो ट्रैक बनाने का काम किया, आप लोग उसमें, मैंने तो पिच बनाने का काम किया, आप लोग उसमें नहीं खेल पाए तो मैं क्या करूं? देखिए, देश की जनता को बहुत गुमराह आप लोगों ने कर लिया। आज की तारीख में देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जरा हमारी जो है प्रदीप जी से प्रतिक्रिया ले लें। प्रदीप जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक सम्राट चैनल पर बैठकर लगातार झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं ये महोदय फिर महोदय गड़बड़ कर रहे हैं आप। फिर महोदय गड़बड़ कर रहे हैं आप। लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को। अभी आप कृषि क्षेत्र में लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 74,000 रुपए प्रति किसान कर्जा किसकी सरकार में हुआ महोदय? आपकी सरकार में हुआ। 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या किसकी सरकार में की? आपकी सरकार में की। और महोदय इतना ही नहीं, आप कृषि क्षेत्र में आपने बहुत विकास कर डाला और लगातार स्थिति यह है कि अपने बजट का मात्र 4.41% ही आपने खर्च किया। और इतना ही नहीं कर रहे, आप लगातार वो घटाते चले जा रहे हैं। और उसके बाद इस बार इस सत्र में आपने 2.54% कर दिया। तो आप किसानों की मदद कैसे कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। और विकास की तरफ यही स्थिति आपने किसान सम्मान निधि भी कर दी। किसान सम्मान निधि में आप जो 6,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपने 59 लाख किसानों से वो सम्मान निधि महोदय छीन ली। और आप जब यह बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज ईंट गारा सीमेंट से मेडिकल कॉलेज महोदय नहीं बनता। उसमें डॉक्टर होने चाहिए, उसमें प्रोफेसर होने चाहिए, उसमें मेडिकल स्टाफ होने चाहिए। वो है ही नहीं, वो है नहीं। जिला अस्पताल पे मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा देकर मेडिकल कॉलेज बना दिया, नहीं चल पाएगा। जनता और नौजवान पूरी तरह समझ रहा है आपके झूठ को। ये सारी बातें समझ रहा है। आप मेडिकल कॉलेज में जो स्थापित मेडिकल कॉलेज है उसमें आप MRI की जांच का रेट बता दीजिए। आप एक शुगर के जांच का जो जांच होती है उसका रेट बता। लगातार आपने 8 गुना 9 गुना 100 गुना तक बढ़ाए हैं जांचों के रेट। आज आम आदमी मेडिकल कॉलेज और लोहिया जैसे संस्थानों में अपनी जांचें नहीं करा सकता। इलाज तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, इस विषय पर आपको बात करनी चाहिए। और बेरोजगारी पे जब हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो सब गलत है। बेरोजगारी का आंकड़ा हमारा नहीं है, ये आपके सरकारी आंकड़े हैं। आपने साफ आप बताइए कि आपने 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी या नहीं कही थी? ठीक है, ये आपके आंकड़े हैं कि 1.5 करोड़ लोगों से रोजगार आपने छीन लिया। वक्त कम है, जरा राघवेंद्र जी का जवाब ले लें। आप सम्राट चैनल पर बैठकर मत बोला करिए। जी राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। कमाल की बात करते हैं कांग्रेस के मित्र। अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, मुझे याद है वहां देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, 35% बेरोजगारी दर थी। भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने केंद्र की योजनाओं के माध्यम से रोजगार देने का काम किया, केंद्र से सरकारी नौकरी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में मैंने उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े बताए।
भाई आपकी सरकार राजस्थान में थी, आप लोगों ने बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं कर दी? ये सब वाहियात बातें बताना बंद करिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास दोनों को बराबर आयाम लेकर के चल रहे हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लंबे पैमाने पर विकास और सुशासन, मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार रहा करती थी उत्तर प्रदेश में। आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे। वक्त कम है, कपिल जी से ही जवाब ले लेते हैं। कपिल जी, विकास और सुशासन को लेकर राघवेंद्र जी जो दावा कर रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? संक्षेप में बोलेंगे, वक्त कम है तो और लोगों को मौका मिल जाएगा। जी, सबसे पहली चीज तो विकास कह करके ये जो है बड़ा अपमान कर रहे हैं। आपने अगर विकास किया है तो 155 लाख करोड़ रुपए के ऋण का किया है, और IMF ये कह रहा है कि देश को 80% मोदी जी ने फंसा दिया, क्योंकि 6 लाख करोड़ रुपए आपको सूद पर ईयर देना पड़ रहा है, जिसके लिए आप सरकारी संस्थानों को पौने पौने में अपने चुनिंदा मित्रों के हाथ बेच रहे हैं। ये आपके सामने है, ये कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। और फिर RBI एक्ट की धारा 7-8 में परिवर्तन करके जो 3.5 लाख करोड़ रुपया आपने निकाल लिया, वो कहाँ लगाया? ये 155 लाख करोड़ रुपए कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा गया? अरे भाई, इसरो आपका दिया हुआ नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आपका दिया नहीं है, DRDO आपका दिया नहीं है, बाबा परमाणु केंद्र वो आपका दिया नहीं हुआ है, प्रक्षेपण केंद्र आपका दिया हुआ नहीं है। क्या चीज आपका दिया हुआ है? आप तो लखनऊ में सड़क नहीं दे पा रहे हो और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जितने भी आपने मेडिकल कॉलेज को गिना है, सारे आपने जिला चिकित्सालय का नाम मेडिकल कॉलेज रख दिया है। ठीक है, आप बेड हेड टिकट नहीं बनवा पाओगे कि भर्ती का एक को है। और दूसरी बात आप ये बताइए, आयुष्मान भारत में जितना बड़ा आपने भ्रष्टाचार किया है वो तो कैग की रिपोर्ट आ गई। सुनील त्रिपाठी जी, ये जान करके आपको भी जनरल नॉलेज बढ़ जाएगी कि इस सरकार ने आयुष कार्ड के माध्यम से पुरुषों की बच्चेदानी निकलवाई है और उसका पैसा दिया है डॉक्टरों को। ये पुरुषों में बच्चेदानी कब से आने लगी? ठीक है, ये पुरुषों का यूट्रस कब से आने लगा भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि गैस, नाली की गैस से चाय बन जाए। कपिल जी, हमारे प्रधानमंत्री जी आविष्कार कर ही देते हैं। कपिल जी, उन्होंने क्या पुरुषों में भी यूट्रस लगवा दिया क्या? सुनील जी कुछ बोलना चाहेंगे? 1 मिनट में सर अपनी बात खत्म कीजिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है हमें आगे। देखिए संजय जी, कपिल जी की कई बातों से मैं सहमत भी हूँ कि रेलवे में सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। पत्रकारों को पास मिलते थे, पत्रकारों को कितनी सैलरी मिलती, कितना हम लोग संघर्ष करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है पत्रकारों के पास कैंसिल कर दिए, लेकिन सांसद विधायकों की सुविधाओं पर कोई दिक्कत नहीं पैदा की। तो कुछ चीजें तो इन्होंने व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए जरूर किया है, और इसका कहीं न कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में उठाना पड़ेगा और आगे भी उठाना पड़ेगा। प्रदीप जी, संक्षेप में 30 सेकंड का। राघवेंद्र जी के सुशासन में राजधानी की कचहरी में एक अपराधी दूसरे अपराधी की हत्या कर देता है, जेल के अंदर से अपराधी बर्थडे बनाते हुए वीडियो वायरल करते हैं, विधानसभा के अंदर बम बरामद होता है जो सदन के मुखिया बताते हैं, आज तक उसका आरोपी पकड़ा नहीं जाता। ठीक है, ये तो तमाम इस तरह की घटनाएं थी। फिलहाल बम ब्लास्ट भी होता था कचहरी में। फिलहाल वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। सारे सियासी दलों के नुमाइंदों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता ने जनादेश दे दिया है। यूपी के 8 लोकसभा सीट समेत देश के 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। जो प्रत्याशी थे उनके किस्मत जनता ने ईवीएम में कैद कर दी है। एक बात निश्चित तौर पर देखने को मिला कि चाहे वो तापमान का ताप हो या कोई भी परेशानी हो, लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सेदारी निभाई और हमें उम्मीद है कि आने वाले चरणों में भी मतदाता इसी तरह घर से निकलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर एक नागरिक को अपनी आहुति देनी चाहिए। ये शुभ कार्य होता है और सरकार आपके भविष्य के लिए बनती है, लिहाजा आपको ये अधिकार संविधान ने दिया है कि आप बनने वाले सरकार को तय करें। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।